तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित गुजर है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टैलेंट एक्स के क्लास 7 के मैथ्स के एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए थे 65 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, 66 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 66 वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ए इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 0 1 2 3। बी इज द ग्रेटेस्ट फॉर, हाँ ठीक है, 0 1 2 3। हमें इससे स्मॉलेस्ट एक बी है जो इन डिजिट का यूज करके फोर डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। ए है 4 स्मॉलेस्ट डिजिट है यूजिंग दिस नंबर्स। हमें बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। बी क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूजिंग दिस नंबर्स। तो ट्राई कीजिए आप, नहीं होता है तो मैं करता हूँ, है ना। तो पॉज करिए और करो, ठीक है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम सबसे आगे लिख देंगे और सबसे छोटा वाला पीछे हम करते जाएंगे। सबसे बड़ा क्या है? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये सबसे ग्रेटेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े हम आगे लिख रहे हैं, क्योंकि आगे क्या होता है, आगे जो 1 10 100 1000 इनकी वैल्यू बढ़ती है। पीछे बढ़ाते, पीछे लिखते तो 1 10 इनकी बढ़ती है, लेकिन आगे 1000 की बढ़ रही है। स्मॉलेस्ट में क्या है? सबसे छोटा वाला आगे लिख दो। अब सबसे छोटा 0 है, 0 हम आगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मान लो ये 4 डिजिट है, अगर मैं 0 आगे लिख देता हूँ फिर बाद में 1 2 3, तो ये तो 3 डिजिट का बन गया ना, 4 डिजिट का तो बना ही नहीं। तो 0 तो हम आगे नहीं लिख सकते, ये हमारा एक एग्जम्पशन है। तो 0 को छोड़ के, जो भी 0 को छोड़ के, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 को छोड़ के हमेशा याद रखना, स्मॉलेस्ट कितने भी डिजिट का हमें किसी नंबर का यूज करके बनाना हो तो 0 को छोड़ के जो भी सबसे छोटा हम आगे लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। 1 लिख दिया। अब कितने नंबर बचे? 0 2 3। अब इनमें से जो सबसे छोटा उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 को छोड़ के जो सबसे छोटा वो लिखेंगे, फिर बाद में 0 सबसे छोटे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 2 3। सबसे छोटे को आगे लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम ऐसे। तो ये हमारा हो गया ए, ये बी। इन दोनों का डिफरेंस निकालना, बी माइनस ए कितना होगा? 210 माइनस 1023। कितना होगा ये हमारा? ये होगा 2 2 1 और 87, 2187 ये होगा ना। ये हाँ 2187, 2187 ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, देख लो इसको कि मैं मिटा रहा हूँ इसको। 67 वाला, 67 वाला क्या बता रहा है? एडाइज द मेन स्कोर। हाँ, मेन स्कोर, मेन स्कोर मतलब होता है, मेन मतलब एवरेज। 60 कौन सा कर रहे हैं हम? 7 वाला। इसको जूम कर देता हूँ। मीन मतलब होता है एवरेज। मीन इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर, है ना। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टाइम्स ऑफ नंबर। मतलब जैसे कि मान लो 4 10 30 है, तो क्या करना होगा? 4 + 10 + 30 डिवाइड बाय 3। कितने नंबर है हमारे पास? 3 नंबर से क्या है? 4 10 30। 4 + 10 + 30 डिवाइड बाय 3, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय n। ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय n। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय n। n क्या है? नंबर है, मतलब कितने नंबर्स है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर ए डिवाइस वाज थ्रोन 40 टाइम्स अस फॉलो। ठीक है, मतलब एक डाइस को 40 बार फेंका गया है। ठीक है, तो n हमारा क्या होगा? n तो हमारा 40 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो आप। इसको मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे सवाल करने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले 2 2 + 5 + 4 + 1 + 3 + 5 + 6 + 1 + 1 + 2 + 3 +
3 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाय n। कितनी बार है? 7 बार, मतलब 14 टाइम्स है, हमें बताया गया ऑलरेडी। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 2 5 7 7 4 11 11 1 12 12 3 50 55 20 26 26 27 28 30 33 36 40 42 42 डिवाइड बाय 14। तो ये कितना होगा? ये होगा ना हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 21, 7 3 21। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन, मीन वैल्यू क्या है? ये 3। मीन वैल्यू क्या होता है? एवरेज। ठीक है, देख लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 68। A square of perimeter 48 centimeter is cut into 2 equal pieces। ठीक है, टू मेक ए रेक्टेंगल, मतलब एक स्क्वायर ऑफ, हाँ, एक स्क्वायर का पेरीमीटर है 48, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है। ठीक है, और टू मेक रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, उससे हम क्या साइड, स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे। ठीक है, साइड निकलेगी, फिर उसके बाद हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है ना, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया है। तो साइड ए थी, अब वो 2 इक्वल पार्ट में कटेगी, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी? एक तो ए की ए ही रहेगी, और एक ये जो साइड कटी ये भी ए है, ये कितनी हो जाएगी? a/2 a/2, है ना। तो उससे हम पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले हमें ए निकालना होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4a। कितना दे रखा है हमें? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख गया 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए कितना निकला हमारा? 12। अब ये जो साइड्स थी ये 12 थी, ये भी 12 थी। ठीक है, अब क्या करा है? इसको बीच से काट के यहाँ लगा दिया है। बीच से काटोगे तो ये साइड कितनी बनेगी हमारी? 6 6। इसको काट के यहाँ लग दिया, 12 तो ये था ही, और 12 और आ जाएगा, तो 12 प्लस 12। तो जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी होगी? 24। लेंथ कितनी है? 6। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2l प्लस बी। एल कितना है? 6। बी कितना हो गया है? अब 24 हो गया, तो कितना होगा? 30 30 इंटू 2 60। हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 69। दिस इज हॉल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन? मतलब इस शेडेड रीजन की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड है ये। 8 पार्ट में डिवाइड, और कितने सिलेक्ट है? केवल 3 पार्ट्स इसके सिलेक्ट है, यानी 8 पार्ट में तो डिवाइड और सिलेक्ट 3 है, प्लस ये भी कितने? 8 पार्ट में डिवाइड है और केवल 2 सिलेक्ट है। तो हमारा फ्रैक्शन होगा कितना होगा? 3/8 प्लस 2/8, ये होगा हमारा 5/8। बहुत सिंपल था ये, तो ये आप लोगों को करने के लिए देना चाहिए था मुझे, है ना, पर चलो कोई नहीं, अब मैंने कर दिया है। हाँ भाई, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? अरे रामा, अगला क्वेश्चन हमारा 70 70। इतना ठीक है। 70 क्या कह रहा? इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, इफ cost of an article is directly proportional to the number of to the square of number of article, if cost of 20 article is rupees 200, then find the 40। हाँ, हमें बता रखा है कि cost is directly proportional to number of articles का स्क्वायर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लिया प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसको जब हम हटाते ना तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आता है। कांस्टेंट क्या आता है? वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करनी, एन स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सी क्या है? कॉस्ट है, एन नंबर ऑफ आर्टिकल, सी कॉस्ट, एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और ए क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब हमें एक दे रखा है कि 20 आर्टिकल्स का प्राइस है, 20 आर्टिकल्स का प्राइस है 2000। चलो रख देते इसमें 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना? 2000। ऐसा कैसे?
कितना आर्टिकल्स 20 की पावर 2 कितना होगा 2000 इंटू ए 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 दो जीरो से दो जीरो गया 4 5 यानी ए की वैल्यू 5। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना है वो कुछ ऐसा बना है 5n²। ठीक है अब हमें कितने का पूछा है 45 आर्टिकल्स की कॉस्ट पूछी तो सी निकालना है हमें सी यानी कॉस्ट 5 इंटू 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना होता है 40 का तो होता है अपना 1600। ठीक है फिर 5 का होता है 25। ठीक है 1625 कितना हो 1625 और उसमें ऐड करना है हमें 10 400 1625 प्लस 2025 45 का स्क्वायर 2025 होता है क्या 5 2 0 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 16 18 5 2 0 हाँ 2025 सही कैलकुलेट हुआ यार इतना दिमाग है मेरे में आज पता चला 5 इंटू 2025। ठीक है तो कितना आएगा ये 5 11 1 10 हमारा आया 10,115। कौन सा ऑप्शन कहाँ है 10,100 अरे 10,115 तो है नहीं मैंने यहाँ मिस्टेक करी होगी 5 5 जा 25 2 12 आएगा ना यहाँ 5 5 जा 25 यहाँ ऊपर 2 आएगा 5 2 जा 10 12 1 तो 10,125 भी नहीं है हाँ ये है ना सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है 10,125। ठीक है इसको देख लो ये क्या है प्रोपोर्शनल मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ए क्या है हमारा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल्स के बाद हमेशा एक कांस्टेंट ए आता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 हो सकती है 2 होती है हो सकती है 5 हो सकती है 10 हो सकती है वो हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले से हमें डाटा दे रखा था कि 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट 2000 रुपीज है तो उस डाटा को मैंने इस इक्वेशन में डाला और ए की वैल्यू निकाल दी। एक वैल्यू निकालने के बाद हमें जो पूछा गया था 45 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या होगी तो वो निकाल लिया हमने। ठीक है अगले 71 पर चलते हैं 71 हाँ ये सवाल बहुत ही ट्रिकी है मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया था है ना ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए यार इस क्लास में। मैं बीटेक का स्टूडेंट है मेरे को खुद को समझने में बहुत मतलब इसको ना प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है बस लॉजिकली समझना होगा है ना। क्या है क्वेश्चन में कोई दो ऐसे वो है क्या कहते हैं ट्राइंगल सेम ऐसा का ऐसा ही अरे ये कैसे बनेगा सेम हाँ ये दोनों को ओवरलैप करना है। अरे दादा पूरा नहीं बना है वो हट। ठीक है हाँ ये कुछ अरे ठीक है हो गया है ए बाबा छी यार कितनी गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं ऊपर ले लेता हूँ इधर कहाँ गया वो अरे फिर मुंह से गाली निकल जाएगी अच्छा अच्छा ठीक ठीक है रुक जा हाँ सही है ठीक है मतलब क्या है दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना और अब चूंकि सेम ऐसा ही नहीं देखो क्या एंग और क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो 60 होगा। अब देखो इसके पास में एक और सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा है ना वो असल में 60 मतलब यहाँ पर जो आएगा 60 डिग्री से था मतलब क्या कहते हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब मैं ऐसे रखूंगा है ना
ये 60, ये 60, ये भी 60 होगा ना, लेकिन ये 80 है। 80 कैसे है, इसको 20 डिग्री नीचे घुमाया है, 20 घुमाया ना, हाँ 80 है ओवरऑल, तो इसको 20 डिग्री नीचे घुमाया है। और क्या कह रखा है हमें, 20 डिग्री नीचे घुमाया है, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सेम है, और कॉन्ग्रुएंट इफ द मेजर ऑफ द एंगल ACD इज 80, ये ACD ये 80 है, इसको ना 20 डिग्री नीचे घुमाया है ना, 20 डिग्री नीचे घुमाया। अब देखो ये जब यहाँ पर था, यहाँ पर तब मिडिल में से पॉइंट ज्यादा है, जो उसके कहाँ से लग रहा है ये ट्राइंगल, ठीक है। ये जब इसको घुमाया नहीं था, मान लो जब इसको घुमाया तो यहाँ से मिडिल से निकलता है, 60 डिग्री मिडिल से निकला तब जाकर उसको टॉप को टच करेगा, तब ये कितना था 60 और 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री है ना। लेकिन जब इसको घुमाया 20 डिग्री सेल्सियस क्या रहे 20 डिग्री से घुमाया, तो ये जो पॉइंट है ना ये भी नीचे आएगा। नीचे कितने से आएगा, ये केवल 10 से आएगा। 10 से कैसे आएगा, ये कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, हाँ आ गया, मेरे को भी समझ में आ गया अब, है ना। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, समझा पाए। हमें यहाँ से यहाँ तक की ये जो हमें अब ये डिग्री पता लगाना है, ये कितना डिग्री है, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये कितना है B, ठीक है। ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारा, ट्राइंगल BCD, ये एंगल कितना है 80, तो ये है 60 अंदर है, टोटल कितना आ गया 140। BCD में एंगल BCD हमारा 140 डिग्री है, 140 डिग्री है ना। अब देखो, अब चूंकि दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल, तो BC इक्वल्स टू CD होगा ना हमारा, BC इक्वल्स टू CD होगा, BC इक्वल्स टू CD है, यानी ये हमारा आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया। आइसोस्केल्स ही पढ़ते हैं ना इसको, क्या पढ़ते हैं कहाँ गया, आइसोस्केल्स, हाँ। ये ट्राइंगल BCD हमारा कौन सा हो गया, आइसोस्केल्स। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी जो दो साइड से वो सेम है, ठीक है। और दो साइड अगर इसकी सेम है तो उन दो साइड से बनने वाला एंगल भी सेम होगा। आइसोस्केल्स ट्राइंगल में होता है, दो साइड अगर सेम है तो उन दोनों साइड से बनने वाला एंगल भी सेम ही होता है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये एंगल x होगा, तो ये भी हमारा x ही होगा ना, ये दोनों सेम बनेंगे x से। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, x प्लस ये कितना है 80 प्लस 60 140, 140 इक्वल्स टू 180, कितना हो गया 2x, 140 उधर जाएगा 180 माइनस 140 कितना होगा 40, तो x निकला हमारा 20 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा ये 20 डिग्री है। कितना है ये, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, ये जो मतलब एंगल घूमने के बाद यही बताना होगा यार, काटा कूटा बहुत हो रहा है यहाँ, पहले वाला मिटा देता हूँ, है ना। ये जो एंगल बना हमारा ये निकला 20। अब इक्विलेटरल है, ये पूरा कितना था, पूरा 60 था ना, पूरा 60 था, तो थीटा कितना होगा 60 माइनस 20, 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है 40। आया समझ में, क्या हुआ था उस दूसरे ट्राइंगल को उन्होंने घुमाया होगा 20 डिग्री, है ना, क्योंकि होता 60 कैसे भी घुमाया है, लेकिन BC और ये CD हमारा सेम है, दोनों की साइड सेम है, क्यों, दोनों की कॉन्ग्यूरेट एंगल है, इक्विलेटरल कॉन्ग्यूरेट एंगल, मतलब इनके एंगल और साइड सब सेम होगा, मतलब सेम टू सेम एंगल है, बस उसको थोड़ा घुमा दिया है। तो ये तो BC और CD हमारी सेम साइड होगी, BC और CD हमारी सेम साइड है, तो ये जो BCD ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल सेम होते हैं, कौन से, जो दो सेम साइड से बनते हैं ना, जिनकी लेंथ सेम होती है, उन साइड से जो दो एंगल बनते हैं उनका जो एंगल वो दोनों सेम होते हैं। तो हमने माना x है दोनों के, तो दोनों x है, ये हमारा 140 है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकली तो थीटा की भी निकली। ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है? 72। 72 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, -1 की पावर n, अरे जूम ही कर देता हूँ इसको, दिख रहा है? -1 की पावर n इक्वल्स टू -1 इफ n इज ऑड नंबर। देखो n इज ऑड नंबर का मतलब क्या है? 2 4 6 8 10 है ना। -1 का जब ऑड नंबर 2 4 6 होगा तो ये 1 ही आएगा। -1 की पावर n है और n अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये फर्स्ट ऑफ इसमें हमें -1 देगा तो हमारा ये गलत हो गया। फॉर एनी नेचुरल नंबर a की पावर 0 इज 1। अच्छा फॉल्स तो हमारा पहला ही आंसर सही हुआ ना, हमें तो फॉल्स का ही पता करना है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा क्या? फॉर एनी नेचुरल नंबर a की पावर 0 इज 1, हाँ सही है। एनी नेचुरल नंबर a की पावर 0 1 ही होता है हमेशा। 4 इंटू 8 कितना हो रहा है? ये 4 क्या बनेगा? 4 बनेगा 2 की पावर 2, 8 बनेगा 2 की पावर 3। इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था मल्टीप्लीकेशन में पावर अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर वो पावर जुड़ जाती है। तो कितना होगा? 2 2 + 3 तो 2 की पावर 5। सही है, बिल्कुल सही है। देन अच्छा m दे रखा है क्या यहाँ पर? अच्छा m दे रखा है हमें, ये ऐसा है 2 की पावर 2 8 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर 5। ये डिवाइड में जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 की पावर 2 तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -2 कितना हो गया? 8 की पावर m 2 की पावर 3। यही तो 2 की पावर 3 ही तो 8 है, तो m की वैल्यू क्या है? 1। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। नन ऑफ दिस, नहीं ये तो चूज कर नहीं सकते हम, इनमें से एक तो सही है ना। ठीक है 73 में क्या पूछा हमसे कि बाय विच कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी द टू ट्राइंगल कनेक्टेड बाय फॉलोइंग फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल जो है ए डी बी और ए सी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, है ना। कौन सा है? ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। देखो मान लेते हैं कोई एंगल है ना, x सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू ए डी सेम है, बी सी वाई सेंटीमीटर बी डी वाई सेंटीमीटर, ये दोनों एंगल भी सेम ही है। देखो सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है। जब मैं बीच से काटूंगा तो दोनों एक जैसे है, तो ये थीटा भी, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, है ना। एंगल भी सेम ही होगा, ये एक से तो ये भी है, ये आपस में एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब इनका थीटा सेम ही है, तभी ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है। तो ये कौन सा? साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। कौन सा लग रहा है? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, है ना। तो इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आपको देखना होगा कि एंगल सेम है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है ये। इसको अगर मैं 20 से काटूंगा तो दो सेम पार्ट मिलेंगे इसके मेरे को, और मिक्स कर रहा हूँ तो दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही है, ज्वाइन कर रही है। तो कब करेगी? इनकी लेंथ भी सेम है और ये दोनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो इनका थीटा सेम होगा तभी तो ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं। वरना मान लो थीटा ये बड़ा हो जाता तो ये ऊपर भी जा सकता था, है ना। सिमेट्रिक नहीं होता, अगर ये थीटा बराबर नहीं होता तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होता, पर ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना। तो ये हमारा अब 74 इफ एन एंगल ए फॉर्म एन कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? किसी भी वैल्यू का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो उसको 90 से हम माइनस कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होता है जिसको प्लस करने पर हमारा एंगल 90 डिग्री बन जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, है ना। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। कितना देर का? a प्लस 325, a प्लस 325 हमारा कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा a आएगा कितना आएगा? ये 360 माइनस 325 35। और इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला है। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू 90 माइनस ए।
कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है कि जो एंगल हमारा 35 है इसमें मैं कितना ऐड करूं कि ये 90 डिग्री बन जाए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल, है ना। तो हमारा ए कितना है 35 माइनस करो, इसमें कितना बनेगा 55 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है 55, है ना। अब क्या दे रखा है, हाँ चलो आपको एक रिलेशन बताऊंगा, आप एक मिनट उसको नोट कर दो आप। हाँ इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ उसको, फिर मुझे दूसरा सवाल करना है। बारी बार देखो, एक आपको टॉपिक भी क्या है, मेन मीडियन मोड, यही है ना, मीडियन मोड मीन, ठीक है। हाँ एक टॉपिक बताता हूँ, मेन मीडियन मोड। मेन वैल्यू क्या होती है, एवरेज, आपको बताया हुआ पहले, है ना। मान लो 1 2 3 3 3 3 और 4 है ना। तो इसकी मेन वैल्यू तो क्या होगी, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो मेन क्या होगा हमारा, मेन वैल्यू होगी इनका सम कितना, 1 2 3 3 3 6 6 और 3 9 9 4 13 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी मीन वैल्यू। मीडियन क्या होता है, जो सबसे मिडिल में है ना उसको मीडियन बोलते हैं। जो सबसे बीच में, सबके बीच में, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है, तो बीच में क्या है 3 आ रहा है, ये 3 की पोजीशन पे 3 आ रहा है, तो मीडियन वैल्यू हमारी यहाँ 3 है। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा मोड। अब मान लो नंबर हमारा ये है 2 9 4 3 7 2। अब देखो कितने टाइम्स बार 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मीडियम कैसे निकालोगे, इसका बीच का कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए मीडियन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो बीच के जो दो नंबर है उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या है हमारा बीच के दो नंबर, देखो n ऑड है ना, 1 2 3 4 5 6 n ऑड है, तो बीच के दो कौन से, 4 और 3, 4 और 3 बीच के हैं, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कैसे, मतलब सम करके इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, 4 + 3 डिवाइड बाय 2, ये होगा हमारा 7/2। मेरे गले में कुछ चलती है ऐसी, है ना, मतलब खुजली होती तो मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या 6 ऑड नंबर है, उसके बीच में 4 और 3 है, क्योंकि एग्जैक्ट मीडियन तो हम जो बीच का नंबर वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑड है। तो जो बीच के दो नंबर है उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हमारी मीडियम निकल गई। अब इसमें मोड में कोई नंबर सबसे ज्यादा, अरे किसका फोन है, हाँ सॉरी बच्चा फोन आ गया था, है ना। तो अगर कोई भी मोड नंबर सेम नहीं है, देखो कोई नंबर मल्टीपल मल्टीपल बार आ रहा है क्या, मल्टीपल बार रिपीट हो रहा है क्या, कोई भी नंबर मल्टीपल बार रिपीट नहीं हो रहा, सब सिंगल सिंगल वन टाइम ही है, तो मोड क्या होगा हमारा, नो मोड, उसमें हमारा कोई भी मोड नहीं होगा। अगर मल्टीपल बार रिपीट हो रहा है तो वही नंबर जो सबसे ज्यादा बार मल्टीपल बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा, मान लो कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो 3 बार रिपीट हो रहा है ना वो हमारा मोड होगा, है ना, 2 बार वाला नहीं, और कोई रिपीट ही नहीं हो रहा तो हमारा नो मोड है, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, अच्छा रिलेशन तो मेरे को भी याद नहीं है, रिलेशन देखना होगा, मोड मीडियन और मीन में रिलेशन,
हम्म हाँ, रिलेशन ये होता है मोड इक्वल्स टू 3 × मीडियन -2 × मीन। क्या है मोड हमारा? 3 × मीडियन -2 × मीन। ठीक है, ये फॉर्मूले है, इसको याद रख लो, है ना। ये समझाया था, इसको भी समझो। अब एक मिनट, अब पीछे नहीं जा सकता। हम्म ठीक है, इसको लिख लो। अगर हमारे पास नंबर इवन होते, मतलब 5 होते, तो हमारा मीन क्या होता है? जो सबसे मिडिल में है वो हमारा वो हमारा मीडियन हो जाता है। सॉरी, मीन तो क्या, एवरेज है, सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मीडियन क्या है हमारा? अगर इवन है, एक मिनट, ये इवन है ना यार हमारा, n इज इवन, सॉरी 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 बच्चों। अगर नंबर हमारा ओड है, यानी 1 3 5 7, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? जो सबसे मिडिल में वो हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन n हमारा इवन है, यानी 2 4 6, तो मिडिल के जो दो नंबर है उनका सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। मोड का आपको बता ही दिया, अगर कोई नंबर मल्टीपल बार सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो वो हमारा मोड होगा, अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो नो मोड होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जो 75 है, 75 क्या है? 75 में हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन इक्वल्स टू कितना है? 26। मोड इक्वल्स टू दे रखा है हमें 29, और निकालना हमें मीन है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अभी, है ना, उसको जाओ देखो फॉर्मूले को और आंसर निकालो, मीन की वैल्यू निकालो। ठीक है, भूल गए हो, मैं भी भूल गया हूँ, तो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है कि 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, भूल गए तो पीछे बैग जाओ, मैं ही कर देता हूँ, मेरे को भी याद है। हाँ, क्या है हमारा? मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। क्या है? मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। कितना हो जाएगा ये? 3 मीडियन 3 × 26। ठीक है, मीन हमें निकालना है 2 मीन। मोड कितना है? 26। कितना होगा ये? 26, ये हाँ होगा हमारा 52 और 26 है ना, 52 78, 78 -2 मीन। 2 मीन को इधर भेजता हूँ, 26 को उधर भेजता हूँ, 2 मीन 78 में से 26 माइनस करना तो 52, 78 -26। ठीक है, तो मीन क्या आएगा हमारा? 26। मीन हमारा आया 26, तो हमारा आंसर होगा, कहाँ गया? अच्छा, ये मैंने है, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है हमारा। ये लिखा है ना मैंने, मॉड इक्वल्स टू, ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन। मोड कितना है हमारा? मोड 29 है यार, 29 है मोड। तो यहाँ कितना? 29, ये कितना होगा? ये होगा ना 78 -9 कितना हो जाएगा? 49। 49 49 डिवाइड बाई 2, 24.5। 24.5 ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा है क्या? पहले का था। ठीक है, देख लो इसको, क्योंकि अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो रहा हूं मैं। 76 क्या कह रहा है? 76 व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन। अच्छा ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, 7 6
4 6, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि ये जो स्टार है, यहाँ पर स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये जो पूरा नंबर है डिविजिबल बाय 11, मतलब स्टार की हम क्या मिनिमम वैल्यू रखे, मिनिमम पूछिए ना, हाँ मिनिमम वैल्यू कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसका एक रूल है, ठीक है, पहले 6 क्लास का एक वीडियो था उसमें बताया था मैंने, है ना। 11 से डिविजिबल होने के लिए, 11 से डिविजिबल होने के लिए, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, होने के लिए जो हमारा नंबर है उसमें जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ओड पोजीशन, ओड है, ओड 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 ओड, ये कौन सी पोजीशन है, इवन 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 इवन, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, 3 इंटू सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस 2 इंटू सम ऑफ इवन नंबर्स। ये निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। देख लो इसको एक बार पढ़ो, इससे मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बता दिया मैंने, ठीक है। क्या है, 3 इंटू सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन कौन से, 8 7 ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, वापस फॉर्मूला भूल गया मैं, ठीक है, लेट मी चेक। स्टार कहाँ है, इवन की पोजीशन पे ना, और पोजीशन का सम माइनस इवन पोजीशन का सम, सही तो है। अच्छा, फॉर्मूला गलत है मेरा, है ना, यहाँ 3 नहीं आएगा, अभी वो मीडियन मोड करा है ना, तो उसी का चेप दिया था, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, जो भी आंसर आएगा वो हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ ऑड नंबर क्या है, 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, माइनस सम ऑफ इवन नंबर क्या है, स्टार प्लस 6 प्लस 4, क्या होगा ये होगा 8 7 15 15 15 और 2 17 17 और 4 21 21 माइनस स्टार माइनस 10, है ना, 11 माइनस स्टार, 11 माइनस स्टार, तो यहाँ स्टार की वैल्यू मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो अरे इससे मैक्सिमम क्या ही होगी, अगर स्टार में मैं 1 रखूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 11 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ स्टार की मैक्सिमम वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखूंगा तभी ये 11 होगा, और 11 से डिविजिबल होता है, तो हमारा आंसर होगा 0। मिनिमम वैल्यू रखनी है, अगर मान लो यहाँ होता 23 होता, तो मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या रखता, अगर मैं यहाँ 0 रखता तो 23 थोड़ा ना डिविजिबल है, यहाँ मेरे को फिर 1 रखना पड़ता, स्टार की वैल्यू में 1 रखता, फिर ये क्या होता 23 माइनस 1 22, और 22 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिस्ट नंबर क्या था, स्टार का 1 आता है, पर यहाँ पर हमारा क्या है 11 था, अब 11 को 11 से डिविजिबल करने के लिए स्टार की वैल्यू 0 मिनिमम पुट कर दी, तो हो गया डिविजन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। 6th क्लास में भी इसके क्वेश्चन आए थे टैलेंट एक्स के पेपर में, और 7th में भी आ रहे हैं, तो मतलब आ सकते हैं और भी क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लो और आप आराम से पोस्ट करके, ज़्यादा आराम भी नहीं दूंगा, ठीक है। 77, फिर से फोन आ गया, सॉरी घर से फोन आ गया था मेरे को, ठीक है, मेरे को जल्दी करना होगा। इफ द सम ऑफ रघु and Ram is 76, their ages are in the ratio of 9-10, then the difference of their ages, मतलब राघु की एज
राघु को मान लेता हूँ x, इसकी एज है, अच्छा सम है इन दोनों का, राघु को x मानता हूँ और राम को y मानता हूँ, श्री राम, ठीक है। तो x प्लस वाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है 76 ईयर्स, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है राम और रघु और राम का, यानी x और y का रेशियो हमें दे रखा है 9/10। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी 9/10 y, है ना। इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, डालूंगा तो क्या आएगा 9/10 y प्लस वाई इक्वल टू 76। कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई, 19 y डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 76। 19 4 जा 70, y की वैल्यू है 40, मतलब राम की वैल्यू है 10। अब राम की वैल्यू 10 है तो y को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 40 इक्वल टू 76। 40 को उधर भेजूंगा तो 76 माइनस 40 कितना 36। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, राम की एज है 40 और रघु की एज है 36, तो डिफरेंस कितना हो 40 माइनस 36, 4 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर 4 है। बहुत सिंपल था ये, है ना, ठीक है। अगला करता हूँ, 78 क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगल की लेंथ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है p प्लस 3q प्लस r, और ब्रेथ दे रखी है p प्लस q प्लस 3r। इसको उल्टा ऊपर नीचे भी कर सकता था, मान लो इसको लेंथ मान लेता, इसको ब्रेथ मान लेता, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस रेक्टेंगल इज p प्लस 3q प्लस 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड p प्लस q प्लस 3r सेंटीमीटर वाइड इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब हमें बता दिया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाउ मच डज द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सीड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल से कितना ज्यादा है, और इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर, मतलब हमें पी क्यू आर के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मेरे को स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए, वो निकालना होगा। कैसे पता करूंगा, हमें क्वेश्चन बता रखा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है एल प्लस बी इक्वल टू 4 है, ये दे रखा है। कितना है एल प्लस बी, प्लस पी प्लस पी 2p, 3q प्लस 4q 4q, r प्लस 3r 4r इक्वल टू 2a। 2 से अच्छा 4 है, सॉरी 2 1 2 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये 2 और बचा, इसको नीचे डिवाइड में भेजूंगा तो मेरा आंसर आएगा p प्लस ये 2q होगा प्लस 2r होगा। इस 2 से 4 कटा बचा 2, अब इस 2 से मैं इनके अंदर एक एक को काटूंगा ना, तो मेरा स्क्वायर की साइड तो आ गई ये, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है मेरा, a जो कि साइड है स्क्वायर की वो आया p प्लस 2q प्लस 2r। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, p प्लस 3q प्लस r इंटू p प्लस q प्लस 3r, कितना होगा ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। पहले मैं p का इन तीनों में करूंगा, फिर 3q का इन तीनों मल्टीप्लाई, फिर r का इन तीनों मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये पी स्क्वायर का इसमें, पी का इसमें करा पी स्क्वायर, पी का क्यू में करा पी क्यू, पी का 3r में करूंगा तो 3pr। पी की बारी होगी अब 3q की, 3q का मल्टीप्लाई 3p में करूंगा तो 3pq, 3q का मल्टीप्लाई q में करूंगा 3q स्क्वायर, 3q का मल्टीप्लाई 3r में करूंगा तो 9qr, ठीक है। अब r की बारी, r का p में rp प्लस r का q में rq प्लस r का 3r में 3r स्क्वायर। ये किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको अच्छा फॉर्म में लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3p पी क्यू ये रहा और पी क्यू ये रहा, पी क्यू कितना हो जाएगा 4pq, 3pr और 3pr और rp सेम ही है, उल्टे सीधे लिखे हुए बस, 3pr और rp सेम कितना वो बनाया 4rp। और क्या बचा अपना 3pq rq बचा ना, 9qr और rq, ये कितना हो जाएगा 10qr।
मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला पी स्क्वायर प्लस 3q² प्लस 3r² प्लस 4pq प्लस 4rp प्लस 10qr। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए कितना है ये p प्लस 2q प्लस 2r का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ये p का स्क्वायर बनेगा सबसे पहले, फिर 2q का स्क्वायर बनेगा जो 4q² होगा, फिर 2r का होगा तो 4r² प्लस 2ab। 2ab क्या है अपना, 2 हो जाएगा 4pq प्लस 2bc, 2 इंटू 2 इंटू 2 8qr प्लस 2ac, 2p इंटू 2r कितना हो जाएगा 4pr। ठीक है, ये एरिया ऑफ हमारा स्क्वायर निकल गया। अब हमें बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कितना ज्यादा है। देखो अगर मैं वो कैसे ज्यादा, इन दोनों को हमें माइनस करना होगा तभी पता चलेगा। कोई चीज अगर ज्यादा है, कितनी ज्यादा ये जांच करने के लिए मेरे को दूसरी चीज को उसमें माइनस ही करना होगा, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर दूंगा, पता चल जाएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, है ना, और क्या कटेगा 4pq से 4pq कटेगा, 4rp से 4rp कटेगा, बचा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर इतना है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहा हूँ, 4q² में से 3q² कटेगा तो कितना बचेगा q², 4r² में से 3r² कटेगा कितना बचेगा r², 8qr में से माइनस 10qr कटेगा कितना होगा माइनस का 2qr। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा ऑप्शन है माइनस का 2qr, qr सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, दोबारा देखना समझ में नहीं आया तो, मैं को जल्दी है थोड़ी तो अगले पे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्या है 79, क्या कह रहा है, इफ द नंबर 2 3 4 5, हाँ 2 3 4 5 p60q is divisible by 3 and 5, तो p और q की वैल्यू निकालो। सबसे पहले अगर कोई वैल्यू, और हाँ तो क्या कहा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू, मतलब इस p और q की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस q की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कब होगा, जब p इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगा जब p और q दोनों मैक्सिमम हो, तो हमें p और q दोनों मैक्सिमम निकालना होगा। अब देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। क्या कहा मैंने, 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की जो डिजिट है वो 0 या फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल कहलाएगा। अब क्योंकि दो वैल्यू निकल सकती है 0 या 5, हमें कौन सी निकालनी मैक्सिमम, तो क्यू की कौन सी वैल्यू आएगी 5, तो क्यू इक्वल टू आ गया 5, क्यू इक्वल टू 5 आ गया, इसको लिख देते 2 3 4 5 p605। अब p की वैल्यू निकालनी है, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, इन सभी का सम, इन सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या कहा मैंने, 3 से डिविजिबल होने के लिए सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 14 + 6 20, 20 + 0 0, 20 + 5 25, 25 + p 25 + p। अब ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब मैं p की मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम भी कितनी, एक डिजिट तक, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही डिजिट आएगा ना, p की मैक्सिमम एक, क्यों नहीं तो इन्फिनिटी तक p की वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पर क्या p की 3 रखूंगा तो p की वैल्यू 2 रखूंगा तो 27 होगा, 5 रखूंगा तो 30 हो जाएगा, है ना, 8 रखूंगा तो 33 हो जाएगा। और क्या रख सकता हूँ मैं, और मैं इसमें रख सकता हूँ 33 होने के लिए इसमें 8 है ना, अच्छा 8 पे तो 33 होगा, फिर 36 होने के लिए मैं p की वैल्यू 11 रख सकता हूँ, पर यहाँ 11 एक साथ थोड़ी ना आएगी, ये तो p तो एक सिंगल डिजिट का है ना, तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ, p की वैल्यू मैं 8 रखता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो होगा 33 / 3, और ये 3 से डिविजिबल है,
p की वैल्यू 8 रखने पर 9 रखूंगा तो कितना बनेगा 34, डिविजिबल नहीं होगा, 10 में रख नहीं सकता, ट्रू 0, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख पा रहा हूँ मैं 8, तो p की वैल्यू क्या है 8, तो p प्लस q कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 13 हो जाएगा 13। ठीक है, इसको समझने वाली चीज है, और कुछ नहीं है। 80 क्या है, इफ a इक्वल्स टू 3x प्लस 6, b इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, देन द डिग्री ऑफ ए बी, a इंटू बी करना है और इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होता है, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वही कहलाएगी। जैसे कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे पहले 3 का अंदर करूँ इसके अंदर 3x का, तो कितना होगा 6x क्यूब प्लस 3 9x स्क्वायर प्लस 4 12x। अब 6 का करूँगा कितना हो रहा है 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24, है ना। अब मैं इन सबको अरेंज करके सेम में लिख सकता हूँ, पर मुझे उससे काम ही नहीं है। मुझे किससे काम है, मुझे इसकी डिग्री पता करनी है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस पूरी की डिग्री 3 ही होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट 3 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या करना, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही उसी डिग्री होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, अच्छे से तैयारी करते रहो। ये पीडीएफ आपको शायद मिल जाएगी पार्ट 1 के ही उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।